हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के अंतिम चरण में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्कंद गुप्त और गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं हम लोग स्कंद गुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक भी इन्हें कहा जाता है। कहते हैं स्कंद गुप्त, इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी रहा। 455 से 467 ईस्वी का, यानी कि लगभग कितने वर्ष? 12 वर्षों का शासनकाल रहा। 12 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने हुनों के आक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। यही कारण है कि इन्हें भारत का रक्षक भी कहा गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हुन एक मलेश जाति के थे। हुन क्या थे? मलेश थे, जो आपको किसी साम्राज्य में जाते थे तो वहाँ आपको मार काट यानी खून खराबा, फसल तहस नहस, यानी कि वह एक प्रकार से सभ्यता संस्कृति का ही नाश कर डालते थे। ठीक है, क्योंकि स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था, इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें भारत का रक्षक बताया। क्या बताया? भारत का रक्षक। ठीक है, स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त की है। किसकी? हुनों के। ठीक है, हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, हुन का साम्राज्य। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं हुनों पर स्कंद गुप्त की सफलता का जो वर्णन है। स्कंद गुप्त ने हुन पर सफलता प्राप्त किया था, इसका गुणगान जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यही जूनागढ़ अभिलेख जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख है। स्कंद गुप्त के हुनों के आक्रमण को रोकने के कारण ही इतिहासकारों ने स्कंद गुप्त को क्या कहा है? भारत का रक्षक कहा है। एक भारत का रक्षक हो गए, एक हो गया भारत का मुक्तिदाता। तो भारत के मुक्तिदाता हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य। मुक्तिदाता क्यों? कि भारत पर विदेशियों के शासन का अंत करने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से विदेशियों को शासन का अंत करने का काम किया था, इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा है। और भारत का रक्षक किसे कहा है? स्कंद गुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होंगे। ठीक है, स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत का काम किया, यानी पुनर्निर्माण कराने का काम किया। यानी कि ये सुदर्शन झील भारतीय इतिहास में काफ़ी फेमस है। ठीक है, जिसका हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के मरम्मत का कार्य करने के लिए सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त। कौन है? पर्णदत्त। तो पर्णदत्त के पुत्र थे चक्रपालित को सौंपा था। यानी कि स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने के लिए सौराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को मरम्मत का कार्य करने का कार्य सौंपा था, जिसने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया। मरम्मत का कार्य तो किया ही किया, प्लस में उसने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। अब आते हैं सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के 4 शासक, महान शासक आपको इससे रिलेटेड है, जो इससे संबंधित है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात में। गुजरात अभी भी सुखाद प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो सुदर्शन जो झील है यह सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यह आपको जो झील है इससे 4 शासक संबंधित है। तो सब पहले इसका निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो मौर्य वंश का संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश के महान शासक भी हैं। उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त। कौन था? पुष्यगुप्त। नोट करते रहेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण कराया, क्योंकि पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है, दूसरा अशोक महान। अशोक महान के समय सुदर्शन झील क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसने अपने गवर्नर तुषास्प को उसकी मरम्मत का कार्य सौंपा, और बाद में आगे चलकर तुषास्प ने, यानी कि सौराष्ट्र के गवर्नर तुषास्प ने
सुदर्शन झील से नहर निकालने का भी काम किया। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण शासक हो जाएंगे शक वंश के महानतम शासक रुद्रदामन प्रथम। शक वंश के महानतम शासक रुद्रदामन प्रथम इस समय आते आते फिर से सुदर्शन झील क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके मरम्मत का कार्य करने का अधिभार रुद्रदामन प्रथम वहाँ के गवर्नर सुविशाख को देगा। सुविशाख, ठीक है। कहते हैं रुद्रदामन प्रथम इन चारों शासकों में एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि इन्होंने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण करने के कार्य के लिए या मरम्मत का काम करने के लिए आपको जनता से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया। बाकी सभी शासकों ने जनता से टैक्स लेने का काम किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रुद्रदामन प्रथम ही है जिसने जनता से किसी प्रकार का कोई टैक्स अतिरिक्त कर नहीं लिया सुदर्शन झील के मरम्मत करने के काम एवज में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सुदर्शन झील से चारों शासक रिलेटेड है, इसका पता आपको जूनागढ़ अभिलेख से ही चलता है। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा रचित है, शक शासक। इसका समय काल 150 ईस्वी है। इसमें जो है पहली बार भारतीय इतिहास में संस्कृत के काव्यात्मक शैली में अभिलेख की रचना की गई है। यानी कि इससे पहले जो भी अभिलेख लिखे जाते थे वो ब्राह्मी लिपि में या प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से भारत में संस्कृत में अभिलेख लिखे जाने की शुरुआत हो गई। अब आते हैं अस्कंद गुप्त ने प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ लेके जाएंगे? अयोध्या। यानी कि देख रहे हैं पाटलिपुत्र का जो अभी तक वर्चस्व रहेगा राजधानी में, वो अब उसका वर्चस्व यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब यह अयोध्या में चली जाएगी। यानी कि राजधानी अयोध्या क्यों ले जाएगा? क्योंकि गुप्त साम्राज्य का जो सेंटर था वो अयोध्या में पड़ता था, जिससे राजधानी के बीचों बीच होने के कारण साम्राज्य के चारों ओर प्रशासनिक व्यवस्था देखने में आसानी होती। अस्कंद गुप्त न कि एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक शासक था और यही एक महानतम शासक, बल्कि उसने अपने दूत के माध्यम से चीनी सम्राट के साथ भी संबंध बनाने का काम किया था। जैसे उसने 466 ईस्वी में, कब? 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजने का काम किया था। क्या? राजदूत। यानी कि उन्होंने विदेशियों के साथ भी अपना संबंध सुधारने का काम किया। हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि अस्कंद गुप्त जो है वो आपको गुप्त वंश का सबसे अंतिम महानतम शासक है, यानी कि अंतिम महान शासक है। तो अस्कंद गुप्त के जो उत्तराधिकारी होंगे, उत्तराधिकारियों में एक बुधगुप्त का जो शासक होगा वो सबसे योग्य होगा। माने उसके बाद जो शासक होगा उसमें भी सबसे योग्य कौन होगा? बुधगुप्त। कौन? बुधगुप्त। कहते हैं अस्कंद गुप्त के चांदी के सिक्का, रजत का मतलब चांदी, रजत सिक्कों पर शिव का वाहन नंदी की आकृति मिली है। किसकी आकृति मिली है? नंदी की आकृति मिली है। इसी प्रकार आपको कुषाण वंश के शासकों के सिक्कों पर भी नंदी की आकृति मिली है। इतना आप लोग ध्यान देते रहेंगे। और यहाँ अस्कंद गुप्त के चांदी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिली है? नंदी की आकृति मिली है। कुमारगुप्त तृतीय इस वंश का, यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। यानी कि गुप्त साम्राज्य अब क्या है? पतन की ओर चल पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी साम्राज्य स्थिर नहीं होता है। हर साम्राज्य का एक उत्कर्ष होता है, एक चरम सीमा होती है, उसके बाद उसका पतन होना निश्चित होता है। ठीक है, तो अब गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। पतन के क्रम में गुप्त साम्राज्य के जब कमजोर होगा तो उसके सबसे पहले जो उसके प्रांत होंगे स्वतंत्र होने वाले में, वो जूनागढ़ होगा। देख रहे हैं, यानी कि उसका प्रांत अब क्या होगा? धीरे धीरे उससे हटना, अलग होना शुरू हो जाएगा। और अंततोगत्वा अंतिम काल में आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में, देख रहे हैं उत्तर भारत में लगभग कितने भाग में साम्राज्य का विस्तार अति हो जाएगा, नए नए वंश क्या स्थापित हो जाएगा? लगभग 5। यानी कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो उस समय पूरे उत्तर भारत में या आर्यावर्त में 5 वंशों का
उदय होगा, जिसमें एक होगा पश्चिम भारत यानी कि गुजरात के बल्लभी में मैत्रेय वंश। गुजरात के बल्लभी में मैत्रेय वंश होगा जो पश्चिम भारत के पश्चिम एरिया में पड़ता है। यह सबसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र होगा। क्या होगा? सबसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र होगा। दूसरा है कनौज के मौखरी वंश। कनौज के मौखरी वंश। कनौज जो गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली के पास ही है, जिसे हम लोग कनौज को इत्र की नगरी भी कहते हैं, सुगंधों का शहर भी कहते हैं। अगला है पुष्यभूति वंश थानेश्वर। यहीं से आपको एक ऐसा महान शासक निकलेगा हर्षवर्धन, जो फिर से सारे आर्यावर्त को जीतकर एक विस्तृत भारत बनाने का काम करेगा। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, अध्ययन भी करेंगे। और गुप्त साम्राज्य का पतन होने के बाद भी उसका जो परवर्ती शासक थे वो आपको मगध पर शासन कर रहे थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग बंगाल में एक शासक था, गौड़ वंश का एक शासक था, शशांक। कौन? शशांक। यही शशांक जो शिव का परम भक्त होगा, शैव धर्म को मानने वाला होगा और जो आपको इन दोनों वंश को अपने गलतियों से मिलाने का काम करके एक आर्यावर्त को निर्माण में अपना क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान भी देगा। क्यों? क्योंकि उसने हर्षवर्धन के बहनोई गर्भवर्मा की हत्या करके, उसके भाई राजवर्धन की हत्या करके उसकी बहन राजश्री का क्या कर लेगा? अपहरण कर लेगा। जिसके कारण हर्षवर्धन इस प्रतिशोध के ज्वाला में जलकर अपने अपमान का बदला लेगा, अपनी बहन को प्राप्त करेगा और कनौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भारत का निर्माण करने का काम करेगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य एक स्वर्ण काल का अध्ययन करेंगे।